हम सभी से अपील करते हैं कि जो धार्मिक स्थल फैज़ इलाही मस्जिद वहां है पूरी तरह सुरक्षित है। उसकी चौखट की मिट्टी को भी किसी ने हटाने का काम नहीं किया है। वहां पर आजू बाजू में कुछ बैंक्वेट्स और कुछ ऐसे प्रतिष्ठान बने थे जिस पर कोर्ट के निर्देश पे कार्रवाई हो रही है। मैं मान लेता हूं अगर 80 साल से 90 साल से अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आजादी के 75 साल से आज तक दरगाह फैजलाई के लोग वहां पर हैं, आज तक एलएनडीओ या एमसीडी ने कभी भी मस्जिद कमेटी को, दरगाह कमेटी को कोई नोटिस क्यों नहीं दिया? आज तक एमसीडी ने या एलएनडीओ डिपार्टमेंट ने, सरकारी प्रशासन ने आज तक अभी तक कोई हाई कोर्ट क्यों नहीं गया इस चीज के अगेंस्ट कि भाई ये जगह हमारी है और मस्जिद फैजलाई के लोग यहाँ पर काबिज होके बैठे हुए हैं? 70-80 सालों में ये तमाम सरकारी प्रशासन कहां सो रहा था? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। रात के 2 बजे मुझे बता दीजिए, अगर कुछ दाल में कुछ काला नहीं है तो क्या वजह है कि रात के 2 बजे एमसीडी ने, कॉर्पोरेशन ने बुलडोजर यहाँ पर चलाया? रात के 2 बजे आप दिन के सुबह 10 बजे 11 बजे क्यों नहीं चला सकते थे? नमस्कार। पुरानी दिल्ली या शाहजहानाबाद, जी हाँ, वो इलाका जो एक तरह से दिल्ली की शान है, वही असली दिल्ली कहलाता है। पिछले करीब 36 घंटे बेहद फिक्र के गुजरे हैं उन तमाम लोगों के लिए जो आसपास रहने वाले हैं। ऐतिहासिक फैज़े इलाही मस्जिद है, उसके आसपास का इलाका एक कोर्ट के ऑर्डर के तहत उसको डिमोलिश किया गया, जिसमें बताया जाता है कि 7 जनवरी की सुबह को यह हुआ, करीब 1 से 2 के बीच में, 1 बजे से 2 बजे के बीच में, सुबह 8 बजे नहीं, रात को 1 बजे से 2 के बीच में। यानी टेक्निकली तो जनवरी 7 हुआ, लेकिन 6 की ही मान लेते हैं कि 6 की रात को ही ये हो रहा था। और आप ये सोचिए, बताया जा रहा है कि इसमें एक डिस्पेंसरी है और एक तथाकथित रूप से बारात घर है। इन दोनों जगहों को डिमोलिश किया गया, जहां बताया जाता है कि गरीब लोगों का इलाज होता था डिस्पेंसरी में, और बारात घर में यहाँ गरीबों की ही शादियां होती थी। अब इसको लेकर आप ये सोचिए कि अफवाहों का बाजार गर्म हुआ कि ये जो फैज़े इलाही मस्जिद है, इसको नुकसान पहुंचा है। वहां लोग दर्जनों की तादाद में जमा हुए, पत्थरबाजी भी हुई, कई जो सुरक्षा कर्मी हैं वो घायल हुए, और उसके बाद जाहिर है हमने देखा कि गिरफ्तारियां भी वहां पर हुई। हालात अभी कंट्रोल में, काबू में नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरा सूरत हाल है क्या, आखिर हुआ तो हुआ क्या वहां, ये जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि ऐसे वक्त में जबकि अफवाहों का बाजार गर्म हो, ऐसे में तथ्यों को जानना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन बेहद जरूरी भी होता है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वहां हमारे साथ मौजूद हैं आले मोहम्मद इकबाल, जो कि मटिया महल से विधायक हैं और साथ साथ डेप्यूटी मेयर भी रह चुके हैं दिल्ली के। उनका पूरा परिवार राजनीति में है और उसी इलाके में वो लोग रहते हैं, उस इलाके के बाशिंदे भी हैं, रहते भी उसी इलाके में हैं, राजनीति भी उसी इलाके में करते हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ। आले मोहम्मद साहब, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल यही होगा कि पिछले 48 घंटे में हमने जो अफवाहों का बाजार गर्म देखा है, जिसकी वजह से वहां हिंसा हुई, गिरफ्तारियां भी हुई, मैं एक इलाके के जिम्मेदार विधायक के तौर पर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पूरा सूरत हाल हमें बताइए कि आखिर तुर्कमान गेट पे हुआ तो हुआ क्या। देखिए, आज से तकरीबन 2 महीने पहले अक्टूबर में एक फाउंडेशन जो थी वो कोर्ट गई थी कि उन्होंने ये कहा कि दरगाह फैजलाई, मस्जिद फैजलाई और उसके आसपास एक इंक्रोचमेंट है, और इंक्रोचमेंट है जहां पर बारात घर चलता है, जहां पर कोई डिस्पेंसरी चलती है, और वहां पर एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी चलती है, उसके अगेंस्ट वो लोग हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट तुरंत उनकी बात को सुनते ही एमसीडी की एक कमेटी को गठित करता है, और एमसीडी को ये कहता है कि आप लोग हेयरिंग करो, जिसमें एमसीडी को, एलएनडीओ डिपार्टमेंट को, और उसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड को और मस्जिद कमेटी के लोगों को पार्टी बनाते हैं और उनकी हेयरिंग करते हैं। महज 2 या 3 सुनवाई के अंदर एमसीडी उसको सुनवाई करती है, और सुनवाई करने के बाद 22 दिसंबर को एक ऑर्डर जारी कर दी थी कि हाईकोर्ट ने हमको ये आदेश दिया था कि इनकी हेयरिंग करो, उनकी सुनवाई करो कि ये जमीन, ये लैंड किसका है, क्या है। मस्जिद कमेटी वहां पर और दरगाह कमेटी पिछले 100 साल से मस्जिद दरगाह फैजलाई के साथ साथ उस जमीन पर है। वो जगह जो खाली लैंड है, जिसको ये पूरी जगह रूमर्स बारात घर कह रहे हैं, अवल में ये जगह बारात घर नहीं है, ये ओपन एक एरिया है, ओपन स्पेस है, और दिल्ली गवर्नमेंट के गेजेट के अंदर ये ग्रेवयार्ड है और एक कब्रिस्तान है। और दिल्ली वक्फ बोर्ड और ग्रेवयार्ड जो ये कब्रिस्तान है गेजेट के अंदर, और उसने एरिया नहीं दे रखा, और एरिया तो इससे कहीं गुना ज्यादा है, मगर इसको, ये जो जमीन जो है, जो पुरानी दिल्ली के बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 70 साल, 80 साल, 90 साल की हैं, बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि इन जगहों पर हम लोग बचपन में इस जगह पर कब्रिस्तान के ऊपर
हम खेलते थे यहाँ पर, जब छोटे थे हम यहाँ पर फुटबॉल खेलते थे, हम यहाँ पर लोग जब जाते थे तो यहाँ पर आज भी हमने अपने टाइम पर, आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले इन जगहों पर कब्रें देखी हैं। तदफीन होती थी, जब किसी की डेथ होती थी तो उनको यहाँ दफनाया जाता था। तो ये कब्रिस्तान है, यहाँ के बड़े बुजुर्ग इस बात को कहते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। और पिछले 80-90 सालों में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आज तक जब भी या ईद की नमाज या बकरा ईद की नमाज या रमजान में जब भी नमाजी बढ़ जाते थे तो यहाँ पर नमाजें होती थी। पिछले कुछ सालों में, आज से 35-40 सालों से यहाँ पर जब छोटे मोटे कोई फंक्शंस होते थे, यहाँ पर किसी की गम में, खुशी में या किसी की डेथ हो जाती थी, तो लोग जब एक मास लेवल पर पब्लिक इकट्ठी होती थी तो ये जगह मस्जिद फैजलाई वाले इस जगह को खोलते थे और यहाँ पर लोगों को बैठने उठने के लिए जगह देते थे। या कभी किसी गरीब बच्ची की शादी होती थी, उसके लिए, जिसको ये बारात घर कह रहे हैं, यहाँ पर कोई भी बारात घर नहीं है, अगर किसी की शादी के लिए इसको बुक किया जाता था तो यहाँ पर टेम्परेरी टेंट लगता था जो चंद घंटों बाद हटा दिया जाता था। और यहाँ पर पिछले महीने तक हमेशा से टेंट लगता था और टेंट लगने के बाद उस टेंट को हटा दिया जाता था। एक चैरिटेबल यहाँ पर क्लिनिक चलता है, जहां पर डायलिसिस सेंटर है, जहां 30 रुपए की 3 दिन की दवाइयां दी जाती हैं। और यहाँ पर MRI, सिटी स्कैन, इस तरीके के छोटी छोटी आपके इलाज करे जाते हैं, जो लोग सरकारी हॉस्पिटलों में धक्के नहीं खा सकते, जो लोग बड़े बड़े इलाज नहीं करा सकते थे। एक चैरिटेबल, मतलब कोई इस मैं चैरिटेबल, अगर आपकी बात को जी हाँ, मैं आले मोहम्मद साहब, अगर आपकी बात को मैं सही समझ रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि वहाँ कोई बना हुआ स्ट्रक्चर नहीं था, एक डिस्पेंसरी थी जो गरीब लोगों का इलाज करती थी। दूसरे एक तरह से शामियाना लगाकर वहाँ भी आप यही दावा कर रहे हैं कि गरीबों के ही बच्चों की शादियां हुआ करती थी, जो लोग ज्यादा बड़े हॉल्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तीसरी महत्वपूर्ण बात आप ये कह रहे हैं कि ये कब्रिस्तान के आसपास की जमीन है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ पैदा होती है, हमारे दर्शकों को फैक्ट्स, तथ्य जानना जरूरी है कि क्या ये तमाम दावों के बावजूद ये जमीन जो अभी जिसको जो स्ट्रक्चर है उसको ढाया गया है, या जो मस्जिद इलाही है उसके आसपास के स्ट्रक्चर को ढाया गया, मैं उस अफवाह पे जरूर आऊंगी, लेकिन क्या ये जमीन लीगली उनकी है? क्या जो लोग वहां पर थे, इस जमीन पर काबिज थे, इस जमीन को ऑक्यूपाई किया हुआ था, क्या वो उनकी जमीन है? क्या वो वक्फ बोर्ड की है? देखिए, मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश का वक्फ बोर्ड आज सरकार के सामने सरेंडर कर चुका है। वक्फ बोर्ड से हम कोई सबर, या वक्फ बोर्ड से हम कोई हेल्प की उम्मीद नहीं रख सकते। वक्फ बोर्ड आज की तारीख में सरेंडर कर चुका है। वक्फ बोर्ड के कोई भी ऑफिसर्स आज सरकार के अगेंस्ट नहीं जा सकते। और वक्फ बोर्ड आज हमारी लिए रहमदिली के बदले, और वक्फ बोर्ड हमारी मस्जिद को, मदारिसों, खानकाहों के अगेंस्ट जा चुका है। 0.195 एकड़ दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कोई 1940 का एक एग्रीमेंट दिखाया था कि इस एग्रीमेंट में दरगाह फैजलाई के पास ये जमीन है। मैं मान लेता हूं, अगर 80 साल से 90 साल से अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आजादी के 75 साल से आज तक दरगाह फैजलाई के लोग वहां पर हैं। अव्वल तो बड़े बुजुर्गों को कहना है कि 100 साल से हैं। हम 70-75 साल से मान लेते हैं। ये दो डिपार्टमेंट ये क्लेम करते हैं कि तुर्कमान गेट दरगाह फैजलाई की जगह MCD की है और LNDO डिपार्टमेंट की। LNDO ने MCD को दी थी। आज तक LNDO या MCD ने कभी भी मस्जिद कमेटी को, दरगाह कमेटी को कोई नोटिस क्यों नहीं दिया? आज तक MCD ने या LNDO डिपार्टमेंट ने, सरकारी प्रशासन ने आज तक, अभी तक कोई हाई कोर्ट क्यों नहीं गया इस चीज के अगेंस्ट कि भाई ये जगह हमारी है और मस्जिद फैजलाई के लोग यहाँ पर काबिज होके बैठे हुए हैं? 70-80 सालों पे ये तमाम सरकारी प्रशासन कहां सो रहा था? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। आज तक दो इन्होंने महत्वपूर्ण बातें दो महत्वपूर्ण बातें आप ये कह रहे हैं जो मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूँ। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड, जिसका काम है कि जो मुस्लिम जमीनें हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना और गरीब मुसलमानों के भले के लिए उस जमीन को इस्तेमाल करना, और माना यह जाता है कि तीसरे नंबर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, यानी कि रेलवेज और डिफेंस के बाद तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है। और ये वक्फ बोर्ड, आप ये कह रहे हैं कि सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। ऐसे में तो न सिर्फ के एक बल्कि बहुत सारे रिलीजियस जगहें, चाहे वो मस्जिद हो या मदरसे हो या बाकी बड़े बड़े 5 स्टार होटलों की जमीन हो, बड़े बड़े यहाँ पर जो अरबपति लोग हैं, ये भी क्लेम किया जाता है कि उनके घर वक्फ की जमीनों पे बने हुए हैं। ऐसे में तो बहुत खतरे की ये बात है। और एक और महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पे ये कही है कि जबकि म्यूनिसिपल जो बोर्ड है,
यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली उससे पहले बना, आज़ादी के बाद बना, ज़ाहिर वो ये ज़मीन उससे पहले इन गरीबों के लिए इस्तेमाल होती रही है और आप ये कह रहे हैं कि ये वक्फ की ज़मीन है, क्या आप ये कह रहे हैं? और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखिए, और ये सब जुडिस है मैटर, ये दिल्ली में वक्फ की जो 123 प्रॉपर्टी हैं जिनका केस अभी अंडर ट्रायल है, सब जुडिस है, और उसके अंदर है दरगाह फैजलाई वाला मैटर, मस्जिद फैजलाई वाला मैटर। 123 प्रॉपर्टीज का सब जुडिस है और उसके बावजूद यहां पर आके इन्होंने जिस तरीके से ये तोड़फोड़ करी है, इलीगल तोड़फोड़ है। हाई कोर्ट ने 6 तारीख को, 6 जनवरी को तमाम लोगों की बातों को सुना और कहने लगे कि ये कोर्ट जो है इंटरेस्टेड है इस मैटर को सुनने के लिए, और इसके लिए 22 अप्रैल की डेट लगाई। जब 22 अप्रैल की डेट लग चुकी है, उसके बावजूद 6 तारीख की सुबह तो आर्गुमेंट चल रही है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और शाम को रात को 10:30-11 बजे के बाद बुलडोजर, तकरीबन 25 बुलडोजर को तुर्कमान गेट पे लाया जाता है। और रात के 2 बजे मुझे बता दीजिए, अगर कुछ दाल में कुछ काला नहीं है तो क्या वजह है कि रात के 2 बजे एमसीडी ने, कॉर्पोरेशन ने बुलडोजर यहां पर चलाया। रात के 2 बजे आप दिन के सुबह 10 बजे 11 बजे क्यों नहीं चला सकते थे? रात के 2-2:30 बजे आपने इतना बड़ा जो एक्शन लिया है, तो ये साफ जाहिर है क्योंकि उनको ये पता था, क्योंकि 22 अप्रैल की जो डेट है उसका जो कोर्ट का जो ऑर्डर आना था वो रात तक, लेट नाइट तक हम लोगों ने बहुत कोशिश करी, लेट नाइट तक उनका ऑर्डर वेबसाइट पर नहीं आया, ऑनलाइन जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं आए वो अगले दिन 24 घंटे बाद आए, 24 घंटे बाद आए, नेक्स्ट डे आए। तो जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हमारे पास तो अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है। अगर आपके पास कोई 22 अप्रैल का ऑर्डर है तो हमने कहा आप एमसीडी के वकील हाई कोर्ट में पेश हुए थे, आप उनसे मालूम कर सकते हैं, एलएनडीओ के वकील से मालूम कर सकते हैं, आप वक्फ बोर्ड के वकील से मालूम करिए कि नेक्स्ट डेट तो 22 अप्रैल लगी है। और जब ऑनगोइंग मैटर चल रहा है, जो सब जुडिस हो चुका है मैटर, और उसमें आप लेट नाइट कैसे एक्शन लेना है? तो इन्होंने कहा कि कल तक वो ऑर्डर आ जाएंगे। तो इसलिए, और पहली चीज आप देखिए, एमसीडी अपने ही बायलॉज को तोड़ रहा है, एमसीडी अपने ही बायलॉज को बाईपास कर रहा है। एमसीडी अगर छोटा मकान भी खाली कराती है ना, 10 गज का मकान या 50 गज का मकान अगर कोर्ट के आदेश पर या डायरेक्ट कराती है, तो एमसीडी आप अल्टीमेटम देती है, एक वेकेशन नोटिस लगाती है उस प्रॉपर्टी पे जाके, पूरे कि तरीके 7 से दिन आप का ये कर टाइम रहे हैं, देती है, जी हाँ, 15 पूरे दिन का तरीके टाइम से आप ये देती कर है। रहे हैं। आले मोहम्मद की ये पूरे तरीके से कम्युनल टारगेटिंग है और इस कम्युनल टारगेटिंग जो बुलडोजर के जरिए कोई नई कहानी नहीं है, पूरे भारत की बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है कि इजराइल के बाद ये बुलडोजर जो ये राज है, कम्युनल टारगेटिंग लोगों की हो रही है सरकारी बुलडोजरों से। मुझे इसमें हैरानी भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे परेशानी इस बात से है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये शर्मनाक हरकत की कि मस्जिद को उन्होंने टारगेट बताया और उसके इर्द गिर्द नफरत फैलाई, पत्थरबाजी हुई। क्या आपको लगता है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो उनको सजा मिलनी चाहिए? और इस तरह की जो अफवाहबाजी है बेहद खतरनाक हो सकती थी, इससे भी ज्यादा जो हुआ उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कई सुरक्षाकर्मी भी जख्मी हुए हैं और इसकी जिम्मेदारी तो किसी को लेनी होगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने बार बार ये अपीलें करी है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना ले, और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं कि जिन्होंने भी पत्थरबाजी करी है, जिन्होंने भी इस इलाके का माहौल खराब करने की कोशिश करी है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मगर मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी से ये भी कहना चाहता हूं कि वो पुरानी दिल्ली के लोग नहीं है। वो कौन शरपसंद लोग हैं, ये पुलिस प्रशासन उसकी पूरी गंभीरता से इंक्वायरी करे। मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग सामने आए जिन्होंने इस इलाके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी है, जिन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव करने की कोशिश करी है। वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के नौजवान हैं, उन्होंने, हाँ, उनके एक सेंटिमेंट्स का मामला था, उन्होंने नारेबाजी करी होगी, मगर वो नारेबाजी करके सब, जब पुलिस ने उनको अलर्ट करा कि हमको यहाँ पर कानून के दायरे से एक्शन लेना है, आप जाएं, हम कानून, फिर मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पुरानी दिल्ली का कोई नहीं था। जो भी थे, जो भी शरपसंद लोग थे, जो असामाजिक तत्व थे, जो भी बाहर के लोग आए जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश करी है, वो पुरानी दिल्ली का माहौल खराब करके गए। ये अपना आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो जी। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, दिल्ली पुलिस उसको देखेगी गंभीरता से। बहरहाल, मगर वहां पे पुरानी दिल्ली का कोई नहीं था, ना पुरानी दिल्ली का नौजवान था, वो बहुत सूझबूझ के साथ काम हाँ, कर रहा लेकिन था। आले मोहम्मद साहब, मुश्किल है, ये कई सौ लोग जमा हुए, उसमें कोई भी पुरानी दिल्ली का नहीं था, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये तो हो सकता है कि कुछ शरपसंद लोग बाहर से आए हों, उन्होंने पत्थरबाजी की हो। जो यहाँ के लोकल लोगों से बात हुई है,
और वहां पर उन लोकल लोगों से जो मेरी बात हुई है, जो इलाके के लोगों से और राय मशवरे की बात, तो उन्होंने बताया कि इस इलाके का नौजवान समझदारी से काम ले रहा था। अगर उनको करना ही होता तो पिछले 15 दिन से ये मैटर चल रहा है, पब्लिक मास लेवल पे इकट्ठी हो रही है फैजलाई के बाहर, तुर्कमान गेट के बाहर। ये 15 दिन पहले भी हो सकता था। ये डेली लोग फैजलाई पे इकट्ठे हो रहे थे, मगर ये पहले नहीं हुआ। मगर देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मैंने कहा अभी इस पे कुछ कहना मुनासिब नहीं है, ये इन्वेस्टिगेट करेगी दिल्ली पुलिस, मगर ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को हाथ नहीं लेना चाहिए। हाईकोर्ट से अगर हमारे पास मायूसी है तो हमारे पास और बड़ा दरवाजा है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और बड़े कानून का दरवाजा है वो खटखटाना चाहिए। जी आलिम मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बातचीत की।